हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ अगस्त एंड 11th ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये लेक्चर 12 बजे आता है, याद रखना रेगुलर आपको 12 बजे मिलेगा। दो ही अगर कंडीशन हो सकती है जिस दिन मेरा वीडियो ना आए। पहली कंडीशन हो सकती है या फिर न्यूज़ रिपीट हो रही हो, मेरे 5 दिन के प्रीवियस लेक्चर देख लेना तो आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी। या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है या मैं आउट ऑफ सिटी चला गया होगा या फिर संडे होगा उस दिन। क्लियर, चलते हैं। देखो पहले अपन पढ़ेंगे इंडिया स्टैंड ऑन ग्लोबल प्लास्टिक टीटी। देखो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ग्लोबल प्लास्टिक टीटी पर अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अभी चल रही है। कहाँ पर? जनीवा में। प्रीवियसली बता चुका हूँ। बट इंडिया ने कौन कौन से पॉइंट रखे हैं और इंडिया से कौन से डेलीगेट गए हैं इस टीटी में, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर छत्तीसगढ़ लॉन्च गाँव धम योजना। देखो छत्तीसगढ़ ने अभी एक स्कीम लॉन्च करी है गाँव धम योजना। इसका मेन एम क्या है और अभी ये इशू क्यों बना हुआ है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर ब्राजील मॉडल ऑन इथेनॉल ब्लेंडिंग। देखो इंडिया, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अभी 20% इथेनॉल ब्लेंड होता है पेट्रोल के साथ। इवन हमने 2025 में अचीव कर लिया इस टारगेट को, जो कि 2030 का हमने टारगेट रखा था। बट ब्राज़ील में ऐसा क्या है जो इंडिया को एडॉप्ट करना चाहिए, ब्राज़ील में इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए क्या प्रोसेस चल रही है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट। देखो इसकी मीटिंग होने वाली है और आसियान और इंडिया के ट्रेड को एनहांस करने के लिए ये एग्रीमेंट जरूरी है। एग्रीमेंट साइन हो सकता है, क्या क्या इशू बने हुए हैं, एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं हो रहा है, डेटा क्या कहता है, इंडिया और आसियान के बीच में कितना ट्रेड रिलेशन है, कितना ट्रेड डाटा है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो सबसे पहले इंडिया स्टार्ट ग्लोबल प्लास्टिक टी। देखो जैसे आप जानते हो जीपीटी ग्लोबल प्लास्टिक टीटी की अभी मीटिंग चल रही है जनीवा में। कहां पर चल रही है? जनीवा में। और इंडिया से, हमारे इंडिया से गए हैं वीर विक्रम यादव जी। क्लियर? और ये कौन है? ये चेयरमैन हैं, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। क्लियर? ये डेलीगेट गए हैं हमारे इंडिया से वीर विक्रम यादव। अब क्या डिस्कस हुआ? देखो जैसे आप जानते हो कि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग है। कौन सी है? नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। अब इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ये टीटी साइन हुई है। क्लियर? अब कई सारी कंट्रीज में गई हैं। अब कैसे किया जाएगा? तो कुछ कहना इनका है इस टीटी में कि अपन ऐसा करते हैं जैसे क्लाइमेट में डिस्कस हुआ था, कि एक लिस्ट बना दी थी, और एक टाइम दे दिया था कि इस टाइम पर फेज आउट कर दिया जाएगा इन सारे एलिमेंट और जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं। बट इंडिया नहीं चाहती ऐसा। इंडिया क्या है? इंडिया स्टैंड विथ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। क्या है? सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ खड़ी हुई है इंडिया। इंडिया कहती है कि ठीक है, हम मान सकते हैं कि आपको प्लास्टिक पर कंट्रोल करना है, बट हमारे ऊपर बाउंडेशन मत लगाओ। बाउंडेशन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। क्या नहीं होना चाहिए? बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। इवन ऐसी कोई लिस्ट ना बने जिसमें प्लास्टिक के प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पर फेस आउट करना है, खत्म करना है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनना चाहिए। क्लियर? पहला तो ये कहना है इनका। और इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ मत करो, सेपरेट प्रोविजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेपरेट प्रोविजन टू कंट्रोल और रेगुलेट दी प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक और पॉलीमर। क्लियर? इनका कहना है कि जो भी ये टीटी चल रही है इसके अंदर कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं होना चाहिए कि प्लास्टिक को कंट्रोल करना चाहिए। पहला क्या बोला
कि सेपरेट प्रोविजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। दूसरा क्या बोला कि कोई लिस्ट नहीं होना चाहिए प्लास्टिक को खत्म करने का, पॉलीमर के प्रोडक्ट को खत्म करने का कोई लिस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बाउंडेशन होना चाहिए, ना ही कोई टाइम पीरियड देना चाहिए इसमें। क्लियर। तीसरा इंडिया चाहती है कि टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प should be provided to developing country। क्या तीसरा इंडिया चाहती है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प भी देना चाहिए, इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना चाहिए टू कंट्रोल दी प्लास्टिक प्रोडक्शन। समझे मेरी बात को। तो पहला पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट ये बोला इंडिया ने कि सेपरेट प्रोविजन नहीं होना चाहिए टू कंट्रोल और टू रेगुलेट दी प्रोडक्शन और दी मेजर ऑफ प्लास्टिक। दूसरा पॉइंट बोला कि ऐसा कोई भी लिस्ट नहीं होना चाहिए जिसमें बाउंडेशन लगे कि प्लास्टिक को इतने टाइम पर खत्म करना चाहिए। तीसरा पॉइंट इंडिया ने बोला कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको टेक्निकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करिए टू कंट्रोल दी प्लास्टिक। फोर्थ बोला इंडिया ने कि मल्टीलैटरल एक फंड होना चाहिए, जैसे क्लाइमेट फंड है ऐसे ही एक फंड होना चाहिए मल्टीलैटरल, सारी कंट्रियां मिलके इसमें कंट्रीब्यूट करें। जो भी अभी सब 190 कंट्री डिस्कस कर रही हैं, कितनी 190 कंट्री डिस्कस कर रही हैं, और ये सारी मिलके कंट्रीब्यूट करें इस फंड में। इस फंड का यूज करा जाए टू कंट्रोल दी प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। जैसे आप जानते हो कि हमारी इंडिया ने कई साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन कर दिया है। क्या है, इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करना बंद कर दिया है। क्लियर। सिंगल यूज प्लास्टिक का क्यों, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है, जैसे क्या है पॉलीथीन आपको दुकान में या बड़े लेवल पे आप यूज कर सकते हो, बट सिंगल यूज के लिए जैसे दुकान पे जो पॉलीथीन मिल जाती है, हालांकि अभी भी मिल रही है पॉलीथीन, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये बैन करने के बावजूद भी इंडिया में कई सारे, आप शॉपकीपर से बोलोगे जो शॉप की दुकान होगी कि मुझे एक पॉलीथीन दे दो, तो डेफिनेटली वो आपको पॉलीथीन दे देगा। तो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज के लिए प्लास्टिक नहीं बैन है हमारे इंडिया में, बट अभी भी इंडिया में हो रही है इलीगली। दूसरी बात कि हमारे यूज अमाउंट पे प्लास्टिक यूज कर सकते हैं आप, जैसे बड़ा सामान है कोई सौ प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, बट सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमारे इंडिया में बैन है। क्यों बैन है, देखो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए अगर यूज करोगे ना तो आप क्या है, उसका प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा। सिंगल यूज में ज़्यादा किया जाता है प्लास्टिक का यूज, और वो प्लास्टिक को रोडों पर जाता है, और रोडों पर जाता है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग है। क्लियर। एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है। क्लियर। कई सारी डिफिकल्टी होती है, इवन एज वेल एज कैटल को इफेक्ट करता है, एनिमल की हेल्थ को इफेक्ट करता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो यही डिस्कस हुआ। इंडिया ने 4-5 पॉइंट दिए हैं कि ये हमारी बात मान लीजिए, अगर हो सके तो क्या ये सक्सेस हो जाएगी टीटी, नहीं तो ये बकवास वही काम होना है जो प्रीवियसली क्लाइमेट चेंज के इशू चल रहे हैं, उनमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। क्लियर। इसमें बाउंडेशन है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए तो डेफिनेटली ये टीटी का खात्मा होना बाकी है। क्लियर। मतलब खात्मा होना बिल्कुल लाजमी है। क्लियर। चलते, छत्तीसगढ़ सेट टू लॉन्च अ गाउदम योजना। देखो छत्तीसगढ़ के जो विष्णु सादियो जो सीएम है, इन्होंने अभी गाउदम योजना लॉन्च करी है। गाउदम योजना क्या है, देखो गाउदम योजना समझ रहे होंगे, गाउ मतलब काऊ क्या है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया में कई सारे हमारे स्ट्रीट पर जो स्ट्रे काऊ घूमती रहती हैं, मतलब जो पालतू नहीं है, स्ट्रे काऊ घूमती रहती हैं जो कि स्ट्रीट पर। बट मैंने एक चीज़ नोटिस भी की है, आप भी इसको एक्सेप्ट करोगे, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग है ना काऊ को पालते ज़रूर हैं, बट वो क्या करते हैं, सुबह उसका दूध निकाल के उसको स्ट्रीट पर छोड़ देते हैं। अब तुम्हें जो खाना है वो खाओ, अपना पेट भरो, इवन वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते उसको खाना खिलाने के लिए, इवन उनको स्ट्रीट पर छोड़ देते हैं। फिर जो घर से माँ से खाना मिलता है, उनको रोटी मोटी मिलती है, जो जैसे हमारे धर्म में सबसे पहली रोटी गाय को बनती है,
तो यही कहानी है। तो उनसे पेट भर के फिर शाम को निकाल देते हैं दूध, देर आफ्टर उसको रेस्ट देते हैं, फिर अगेन उसको छोड़ते हैं। ये कहानी गलत है। इवन कई सारी पालतू नहीं है काऊ, कई सारी स्ट्रीट पर आ रही हैं काऊ, इससे कई सारे ह्यूमन एक्सीडेंट भी होते हैं, डेथ भी हो जाती है, इवन कैटल की भी डेथ हो जाती है। तो क्या है कि छत्तीसगढ़ ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि गाँव धम योजना एक स्कीम लॉन्च करी है। इसमें क्या मिलेगा, इसमें काउ शेल्टर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? काउ शेल्टर बनाए जाएंगे, शेल्टर फॉर स्ट्रे काउ। जो गली में घूमती है काऊ, उनके लिए शेल्टर बनाए जाएंगे, काऊ शेल्टर रहने की जगह, जिसमें हर शेल्टर में 200 काऊ रहेंगी। ईच शेल्टर हैव 200 काउस। क्लियर? और इसी के साथ जो काऊ शेल्टर बनाएगा, जो पालेगा, तो उसको पेड भी करा जाएगा बाय गवर्नमेंट, सैलरी मिलेगी, इवन इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें कई सारे पॉइंट हैं। देखो इसका मेन मोटिव क्या है। सबसे पहला मेन मोटिव है कि जो स्ट्रीट पर काऊ घूम रही हैं उन सभी को शेल्टर मिलना, प्रॉपर खाना मिलना। तो इससे क्या होगा? दूसरा मोटिव है इसका कि मिल्क का प्रोडक्शन एनहांस करना, मिल्क प्रोडक्शन एनहांस करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। तीसरा काउंट है फूडर प्रोडक्शन, फूडर का प्रोडक्शन करना। क्लियर? अब कितना पैसा दिया जाएगा? इसके साथ क्या करेंगे? इसके साथ जो ब्रीडिंग को भी एनहांस करना। क्या है? काउ ब्रीड को एनहांस करना, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। इवन काउ डंग, काउ के गोबर और यूरिन का भी यूज करना, और इसके प्रोडक्ट जैसे वर्मी कंपोस्ट। क्लियर? देन आफ्टर और भी प्रोडक्ट आते हैं इसके कई सारे, जैसे यूरिन से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। कई लोग तो यूरिन भी पीते हैं काऊ का, जो फायदेमंद कहा जाता है। क्लियर? कहा जाता है, पर कोई साइंटिफिक मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कोई साइंटिफिक पॉइंट हो मेरे पास। बट हाँ ठीक है, बोलते हैं कई सारे, मार्केट में मिलता है काऊ का जो यूरिन होता है वो फायदेमंद होता है, कई लोग कहते हैं। क्लियर? तो यही है काऊ डंग एंड यूरिन। अब मिलेगा कितना? देखो काऊ हर्ड्स को जो कि चराएगा उसको मंथली दिया जाएगा 10,916 रुपीज़। कितने? ये कैलकुलेशन क्या रखा है मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कोई राउंड फिगर ही नहीं है। 10,916 रुपीज़ दिया जाएगा मंथली। और जो काऊ अटेंडेंस होगा, जो कि काऊ की केयर करेगा, बार बार देखेगा उनको, तो उसको मिलेगा 13,226 रुपीज़ मंथली। इतना यह नियरली है, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना। 13,226 मंथली ये दिया जाएगा। बट इससे होगा क्या स्कीम से? देखो स्कीम का कई सारा बेनिफिट है। इस स्कीम का बेनिफिट ये है कि जो स्ट्रीट काऊ हैं, जो स्ट्रे काऊ हैं, पालतू नहीं है, उन सभी को शेल्टर मिल जाएगा। क्लियर? उनकी केयर हो जाएगी। इवन कई सारे काऊ शेल्टर बनाए जाएंगे, सबसे पहले हाईवे के पास, रूरल एरिया में, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा, एनिमल हस्बेंड्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, डेयरी सेक्टर एनहांस होगा, इवन वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लियर? तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं? तो मिल्क के प्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कई सारे बेनिफिट है। इवन ये साइंटिफिक पॉइंट है मेरे पे कि जो काऊ का मिल्क होता है दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ। क्लियर? ये साइंटिफिक इशू है मेरे पास। क्लियर? तो यही कहानी है। गाँव धम योजना अभी छत्तीसगढ़ लॉन्च करी है, इसके कई सारे बेनिफिट है जैसे मैंने आपको बता दिया। चलते हैं ब्राजील मॉडल ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग जिसमें अभी एट प्रेजेंट 20% इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है विथ पेट्रोल। किसके साथ? 20% इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है विथ पेट्रोल। क्लियर? अब इससे बेनिफिट क्या है और ब्राजीलियन मॉडल क्या कहता है? पहला बार ब्राजीलियन मॉडल समझते हैं, फिर इंडिया का समझेंगे। देखो ये 20% को बोला जाता है E20।
क्लियर, याद रखना। अब क्या है, ब्राजील अच्छा कर रही है, ब्राजील इथेनॉल ब्लेंडिंग में बड़ा अच्छा कर रही है। क्या मॉडल है इसका? देखो इसका मॉडल ये है कि ये कार भी इसी हिसाब से बना रही है जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कार। फ्लेक्सिबल कार क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कार। फ्लेक्सिबल क्या होंगे? जैसे आपने हाइब्रिड का नाम तो सुना होगा। हाइब्रिड माने हाइब्रिड कार आती हैं जो कि ईवी से भी चल रही हैं और डीजल से भी चल रही हैं। क्लियर। बट इसके अंदर क्या है फ्लेक्सिबल कार के अंदर, कि इसके अंदर चॉइस है। क्या चॉइस है? कि या तो आप E100 इथेनॉल 100 की कार भी चला सकते हैं, 100 पर भी, जिसको बोलते हैं हाइड्रस इथेनॉल। जो प्योर इथेनॉल होता है उससे भी कार चल जाती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रस इथेनॉल। या फिर आप E20 या 27 भी पेट्रोल ले सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला। क्लियर। ब्राजील में, बट ब्राजील में ऐसा क्या है, वो मॉडल एडॉप्ट करने की बात चल रही है। देखो आपको पता है इंडिया में क्या है, इंडिया में आप कभी पेट्रोल भराने जाते हो तो आपको कभी भी बोला जाता है कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग इतना परसेंटेज है, या फिर ये 50% है, 20% है, 10% है, कभी आपको बताया? इवन अगर आप पूछोगे भी ना तो जो पेट्रोल फिल करता है वो भी आपसे बोलेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। हालांकि इंग्लिश में नहीं बोलेगा, हिंदी में बोलेगा कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। क्लियर। पहले तो वो प्रोनाउंसिएशन ही कर ले इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तब उसके बाद उसको समझ में आया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। वो सिर्फ ओनली आपसे बोलेगा कि पैसे दो, पेट्रोल भराओ और निकलो। क्लियर। हमें नहीं पता इथेनॉल ब्लेंडिंग, बट ब्राजील में डिफरेंट है। ब्राजील में क्या है कि जैसे कोई भी पर्सन पेट्रोल पर पेट्रोल भराने गया, क्लियर, तो वहां पर चॉइस होगी। वहां क्या चॉइस होगी कि आपको कौन सा पेट्रोल चाहिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला चाहिए, प्योर पेट्रोल चाहिए, या फिर हाइड्रस इथेनॉल चाहिए, बिल्कुल प्योर इथेनॉल, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबल कार है। क्लियर। तो ब्राजील के मॉडल को एडॉप्ट करना है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया ने 2025 में ही टारगेट को अचीव कर लिया, जो कि सेट करके रखा था कि 2030 तक हम पूरे पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। क्लियर। और 2025 में इसको अचीव कर लिया, और अब जरूरत है ब्राजील के मॉडल की। अब देखते हैं, देखो क्या है हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है। देखो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर 2023 की गाड़ियां देखा जाए, 2023 गाड़ी देखा जाए, तो ये सिर्फ ओनली 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के पेट्रोल को झेल सकती हैं। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग को झेल सकती है। 20% इथेनॉल होगा तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि इंजन डैमेज हो जाएगा, इंजन डैमेज हो जाएगा। इवन इंजन के साथ जो माइलेज है, गाड़ी का माइलेज है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, माइलेज भी रिड्यूस हो जाएगा, इंजन भी डैमेज हो जाएगा। आपने सुना होगा, आप कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हो तो आपको एक स्पीड पेट्रोल मिलता होगा, एक नॉर्मल पेट्रोल मिलता होगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा अपनी गाड़ी में स्पीड वाला पेट्रोल डलाएं। चालाकि वो 1-2 रुपये महंगा होता है, बट वो क्या है, प्योर पेट्रोल होता है। देयर इज नो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द स्पीड पेट्रोल। समझे मेरी बात को? तो हमेशा गाड़ी की एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म लाइफ स्पेन एनहांस करने के लिए हमेशा स्पीड वाला पेट्रोल डला है। तो यही कहानी है। अब इंडिया में अडॉप्ट करने की जरूरत है। इंडिया चाहती है कि E20 से हम E27 में अडॉप्ट करना है, मतलब 27% इथेनॉल का ब्लेंडिंग करें। इवन ब्राजील में तो E100 भी मिल रहा है, जिसको हाइड्रस इथेनॉल भी बोला जाता है, हाइड्रस इथेनॉल बोला जाता है, जो कि प्योर है। इवन वहां की गाड़ी 100% इथेनॉल को भी चलने वाली गाड़ियां हैं वहां पर भी। तो ब्राजील के मॉडल को यहाँ अडॉप्ट करना पड़ेगा। इवन हमारे इंडिया में अभी ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो कि 20% से अबव इथेनॉल ब्लेंडिंग को एडजस्ट कर सके और टॉलरेट कर सके। इवन कई सारे एक्सपर्ट कह रहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से कई सारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। इवन गवर्नमेंट का कहना नहीं है, ये कहना किसका है, जो एक्सपर्ट है जिन्होंने रिसर्च करी है कि इंजन में कई सारे इससे रस्ट आ सकता है और इससे जंग आ सकती है। क्योंकि क्या है कि जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल जो होता है, मैं आपको प्रूफ देता हूं इसका। इथेनॉल जो होता है इसके अंदर हाई वाटर कंटेंट होता है, हाई वाटर
कंटेन होता है। और जैसे आप जानते हो कि जब पानी और एयर मिलते हैं तो जरूर जंग लगती है। क्लियर क्लियर, कोरोजन होता है। क्लियर, तो जंग लगती है तो जंग लगेगी इंजन में। और कई सारे आपने देखा होगा कि जब आप सुबह ठंड के मौसम में उठते होंगे अपने और गाड़ी लेने जाते होंगे तो कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती होगी, आपको बड़ा टाइम लगता होगा गाड़ी स्टार्ट करने में। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, इथेनॉल ब्लेंडेड आपको पेट्रोल डलाया है और वो उसके अंदर वाटर कंटेंट है, और वाटर आने से कई सारी डिफिकल्टी हो रही है। और इवन आपने केस भी सुने होंगे, कई सारे न्यूज चैनल में आते हैं कि कई लोग पेट्रोल भराने गए तो उनके पेट्रोल टंकी में पानी निकला। अब पानी कैसे निकला? उनके पानी इसलिए निकला क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो होते है उसके अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट है, और कई बार डला डला के वो पानी इकट्ठा होता गया, और वो इंजन में पहुंचने के बाद इंजन बिल्कुल बस्ट हो जाता है। तो हमेशा मेरा रिकमेंडेशन है कि स्पीडी पेट्रोल डलाएं, चाहे 1-2 रुपये महंगा है बट डलाएं। और ब्राज़ील के मॉडल को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, ब्राज़ील में एक इन्फॉर्म किया जाता है गाड़ी वाले को कि भाई ऐसा है, आपको कौन सा पेट्रोल चाहिए। हमारे यहाँ कोई इन्फॉर्म नहीं करा जाता, हमारे यहाँ तो सीधा पेट्रोल डाला जाता है। इवन मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ कि वेरी वेरी सीरियस मैटर है। मैं एक बार किसी पेट्रोल पंप पे गया पेट्रोल लाने अपनी एक्टिवा में, तो मैं पीछे खड़ा था, एक बच्ची 11th या 12th क्लास की होंगी, 2 बच्चियाँ, वो पेट्रोल भरा रही थी। उन्होंने पेट्रोल भरने से पहले ही, पेट्रोल फिल करने से पहले ही वो आदमी उन बच्चियों से इतने गंदे तरीके से बोला जो पेट्रोल भर रहा था कि ला पैसे दे। इवन मुझे थोड़ा, मेरा एग्रेसिव नेचर है, मैंने बोला उनसे, मतलब बोला तो कुछ नहीं, मतलब मुझे बुरा लगा। मैं गया उसके पास, जब मेरा टर्न आया तो मैंने बोला कि मैंने कहा उन बच्चियों से कैसे बोला, कन्या माता है, उनसे आपने इस तरीके से बात कैसे करी? तो वो बदतमीज मेरे से भी उल्टा बोलने लगा। इवन उस पेट्रोल पंप का मैनेजर मेरे को अच्छी तरह जानता था, तो मैनेजर ने बोला कि भाई साहब से मत बोलो, भाई साहब बहुत ठीक है, जो भी है भाई साहब से मत बोलो, गलत हो जाएगा। क्लियर। तो अब उस टाइम मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरी वाइफ साथ में थी, तो वाइफ को इवन उतार के फिर जब घर आया तब वापस गया। फिर जो हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब कभी भी उस पेट्रोल पंप पे जाता हूं तो वो हमेशा मेरे पैर छीता है। तो ये समझ लो इस बीच में मैंने क्या किया होगा उसके साथ, ऐसा कि वो अभी तक मेरे पैर छीता है, जब भी जाता हूं सलाम ठोकता है, पैर छीता है। तो वो मैंने क्या किया वो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इस बीच क्या किया उसको अच्छे से। क्लियर, जो भी है। तो वो हर महिला की इज्जत करना सीख गया, बच्चियों की इज्जत करना सीख गया। उसको ये सीख सिखानी थी मुझे ये नहीं सिखाना था कि तूने मुझसे उल्टा क्यों बोला। मुझे ये सीख सिखानी थी कि जो बच्चियों से, कन्या माता है, उन्होंने तूने उल्टा क्यों बोला, इवन उनकी इज्जत करना सीख। तो उसको इज्जत करना सिखाई। तो यही है, हमारे इंडिया में ब्राजील का मॉडल आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप पे एजुकेटेड लोग चाहिए जो पेट्रोल फिलअप कर रहे हैं, वो इवन बता सकें कि इथेनॉल इतना बिल्डिंग है। हालांकि हमारे इंडिया में ये अच्छा हो गया है कि कुछ पेट्रोल पंप पर देखना कई सारी वुमेन एम्पावरमेंट भी हो गया है, इवन नमस्कार चमत्कार भी करते हैं, नमस्ते सर पेट्रोल भराने जाओगे, तो अच्छी कहानी है। ठीक है, देखते हैं ब्राजील मॉडल क्या होता है। आशर इंडिया ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट, देखो जैसे आप जानते हो कई बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई है, राउंड टेबल टॉक हो चुकी है बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्री, जो कि 10 कंट्री है। आसियान कंट्री और इंडिया के बीच में कई बार टॉक हो चुकी है। अब इसी मैटर पर टॉक हो चुकी है, अब फिर से टॉक होने वाली है 11 to 14 ऑफ अगस्त। और ये क्या है, ये गुड्स एग्रीमेंट है जो कि ट्रेड को एनहांस करेगा बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्री, कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर। क्लियर। तो क्या है कि इनके बीच में मेंबर, अब इशू क्या बना था, मतलब कई सारे 4 या 5 बार राउंड टॉक हो चुकी है। अब इशू क्या है, देखो इशू क्या है, चाइना का इशू है। चाइना क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को आसियान कंट्री में बेचती है, देन आफ्टर आसियान कंट्री उसको थोड़ा बहुत फिनिश करके या फिर डायरेक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट कर देती है। तो क्या है, रीरूटिंग हो रहा है, रीरूटिंग ऑफ एक्सपोर्ट, जिससे इंडिया में कई सारी डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है। इंडिया ने कई बार ऑब्जेक्शन भी उठाया है इस बात का कि आप रीरूटिंग क्यों करते हैं, इवन वी आर नॉट अलाउड टू साइन द पर्टिकुलर एग्रीमेंट फॉर कंट्रोल द रीरूटिंग ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट इन इंडिया। क्लियर, कई बार इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया है। बट ये देखते हुए अब फाइनल टॉक स्टार्ट हो गई है। अब टॉक स्टार्ट क्यों हुई है,
क्यों इसलिए स्टार्ट हुई है? क्योंकि जैसे आप देख रहे हो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप का नेचर, ट्रंप ने 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है। अब इससे बचने के लिए या तो आप पैरों में गिर जाओ ट्रंप के, क्लियर, वो हो नहीं सकता, इंडिया गिर नहीं सकती, या फिर आप उससे ट्रेड ही खत्म कर दो, दूसरी कंट्रियों से ट्रेड रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला का फोन आया था इंडिया में कि वी आर वर्किंग टू एनहांस द ट्रेड, क्लियर, बिटवीन बोथ कंट्री, क्लियर, दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड को एनहांस करने के लिए हम डिस्कस करते हैं। इवन अब कई सारी आसियान से भी डिस्कस हो रहा है। तो क्या है, जो हमें यूएसए से लॉस होगा वो भरपाई हम यहाँ से कर लेंगे, बट वो भरपाई हो नहीं पाएगी क्योंकि यूएसए इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, क्लियर। तो क्या है कि हो, ठीक है, हो जा नहीं हो जाए। अगर मैं आपको डेटा बताऊं कि 2017 और 18 में इंडिया एक्सपोर्ट करती थी, इंडिया एक्सपोर्ट टू आसियान कंट्री नियरली 34.2 बिलियन डॉलर। कितना? 34.2 बिलियन डॉलर। अगर इंडिया का इंपोर्ट देखा जाए आसियान कंट्री से, इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम आसियान कंट्री, तो अप्रोक्सीमेटली 41.7 बिलियन डॉलर, 41.7 बिलियन डॉलर। और अभी आप देखिए, अगर 2024 और 25 का डेटा देखा जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है सिर्फ ओनली 1.7%। कितना? 39 बिलियन डॉलर, मतलब 34 से 39 बिलियन डॉलर। इवन इंपोर्ट देखा जाए इंडिया का आसियान कंट्री से तो कितना एनहांस हुआ है? 48.2 बिलियन डॉलर। देख रहे हो? नहीं सॉरी, 48 नहीं, 84.2 बिलियन डॉलर, तो नियरली डबल हो गया। तो इसी को गैप को रिड्यूस करने के लिए, इंडिया के एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए टॉक जरूरी है। अगर टॉक स्टार्ट होगी, आज से स्टार्ट हो गई है, अब जब भी जो भी डिस्कस होगा, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल साहब, उनसे डिस्कस होगा। इवन जो भी कंडीशन बात होती है वो मैं आपको डलो बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर। तो मिलते हम, लेक्चर शायद आई थिंक खत्म हो गया, हाँ, मिलते हम कल न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करो, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी इमीडिएटली।